हेलो स्टूडेंट्स, बहुत लंबे समय के बाद हम लोग आज मिले हैं। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि फिजिक्स का है, क्लास 10th का, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, और लाइट चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए ही हम लोग आगे के पार्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें ध्यान देने वाली ये बात ये है कि बच्चों, ये जो चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इससे भी कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है, और इसमें जो डिलीशन हुआ है वो लास्ट का पोर्शन ना डिलीट करके चैप्टर के स्टार्टिंग के जो है पोर्शन को डिलीट कर दिया है। मतलब हमें इस चैप्टर में ह्यूमन आई और ह्यूमन आई के जो डिफेक्ट ऑफ विजन है और उनका करेक्शन है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, ये सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। हमें सीधे एनसीईआरटी की अगर टेक्स्ट बुक की बात करें तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 191 से हमें स्टार्टिंग करनी है। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 191 पे जो हेडिंग है आपकी, वो हेडिंग है हमारी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो हमें जो है इस चैप्टर में ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इस चैप्टर में जो पढ़ना स्टार्ट करना है 2020-21 सेशन के लिए, वो है हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। इस हेडिंग से स्टार्ट करना है बच्चों। और ये स्टार्ट करते करते मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि बच्चे पूछते रहते हैं कि तो इस सेशन में जो है बोर्ड नहीं होगा, इस सेशन में बोर्ड नहीं होगा। तो इस सेशन में बोर्ड होगा। आप लोग 2021 के स्टूडेंट हो, आपके लिए बोर्ड होगा। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग 21-22 से जो है अब 10th में बोर्ड नहीं होगा। तो इस सेशन के लिए बोर्ड होगा। आप इस सेशन के बच्चे हो, ना कि 21 सेशन के बच्चे हो। ओके, तो इस बात के लिए आप बिल्कुल भी किसी भी डाउट में मत रहिएगा। स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमें रिफ्रैक्शन समझना है ग्लास प्रिज्म के थ्रू। तो जल्दी से समझ लेते हैं पहले कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म बच्चों जो है एक ऐसा ग्लास का बना हुआ जो है स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए हम इसको समझते जाते हैं, जिसमें आपके जो दो सरफेस होते हैं, ये सामने जो दिख रहा है फ्रंट साइड और इसके बैक साइड, ये ट्रायंगल शेप में होते हैं। और बाकी जो तीन सरफेस होते हैं, जो इधर एक सरफेस होगा इस तरफ एक और एक नीचे की तरफ, ये रेक्टेंगल शेप में होते हैं। तो दो ट्रायंगल और तीन रेक्टेंगल शेप से मिल करके जो है तैयार होता है आपका ग्लास प्रिज्म, जिसे हम ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म कहते हैं। ओके, और तो जो प्रिज्म का बेस है वो आपका रेक्टेंगल वाला पोर्शन जो है तैयार करता है। एक और पॉइंट, दो सरफेसेस, दो लेटरल सरफेसेस जिस पॉइंट पर एक दूसरे पर इंक्लाइंड होते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल या फिर एंगल ऑफ प्रिज्म। ये बात ध्यान देने वाली है कि दो लेटरल सरफेसेस जिस पॉइंट पर एक दूसरे पर इंक्लाइंड होंगे उसे हम जो है एंगल ऑफ प्रिज्म या फिर हम उसे कहेंगे रिफ्रैक्टिंग एंगल। यही इन पॉइंट्स में दिया हुआ है। और ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ग्लास हैविंग टू ट्रायंगुलर बेसेस एंड थ्री rectangular lateral surfaces. Then these surfaces are inclined to each other. The angles between its two lateral faces is called angle of prism. अब अगली बात जो कि इम्पॉर्टेंट बात आती है कि जो रेक्टेंगुलर साइड्स होते हैं ग्लास प्रिज्म के, वो आपस में पैरेलल नहीं होते हैं, लेकिन जो ट्रायंगुलर एंड्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है। आपको मैंने बताया दो ट्रायंगल से और थ्री रेक्टेंगल से बना हुआ है। तो जो रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, सॉरी इस तरीके से बनेगा, जो रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं ये आपस में पैरेलल नहीं होते हैं। जो ट्रायंगुलर दो फेसेस होते हैं ये आपस में पैरेलल होते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों। हमने इससे पहले रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पढ़ा था। तो उसमें जो दो आपके इस तरीके से ग्लास बनाया था आपने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, तो जो दो सरफेसेस थे ये आपस में पैरेलल थे। लेकिन इस प्रिज्म में जो दो रेक्टेंगुलर फेसेस हैं वो आपस में पैरेलल नहीं है, जिसके कारण इसमें बहुत से चेंजेस आ जाएंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द रेक्टेंगुलर साइड ऑफ प्रिज्म which are not parallel is different in behavior than the refraction of the ray through a rectangular glass slab। तो यही चीज़ आप लोगों को बताई कि रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो कि जिसके फेसेस पैरेलल होते हैं और प्रिज्म का रेक्टेंगुलर साइड जो कि पैरेलल नहीं होता है, तो ये डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। जो हमने रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पढ़ा था उससे ये
डिफरेंट बिहेवियर प्रिज्म शो करेगा। कैसे, हम आगे देखेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ ग्लास प्रिज्म इज ऑलवेज स्टडीड थ्रू इट्स रेक्टेंगुलर साइड। तो ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों। आपने ऊपर जो फिगर है उस फिगर में आपने देखा कि दो रेक्टेंगुलर साइड, एक ये इस साइड में रेक्टेंगुलर साइड था और एक ये जो आपको दिख रहा है, तो ये दोनों जब एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड होते हैं तभी ये एंगल ऑफ प्रिज्म बनता है। तो जब भी हम प्रिज्म की स्टडी करना स्टार्ट करेंगे तो हम इसके रेक्टेंगुलर साइड से जो है इसकी स्टडी स्टार्ट करेंगे। अगर हमें सनलाइट देखना है तो हम रेक्टेंगुलर साइड से देखेंगे, ना कि ट्रायंगुलर साइड से। बच्चे हाथ में प्रिज्म ले लेते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि हमें प्रिज्म को कैसे हैंडल करना है, कैसे पकड़ना है, जो हम जो है इसके थ्रू जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म की बात है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि लाइट नॉट ओनली बाउंस ऑफ सरफेस, इट गोज थ्रू सम ऑफ देम, ऑफन स्लोइंग डाउन एंड चेंजिंग डायरेक्शन इन द प्रोसेस कॉल्ड refraction. The process of bending of light ray which is traveling from one medium to another medium is called refraction. Light ray passing from one medium, that is air, to another medium bends and travel. It occurs at the point when light travels from one medium to another of different density. तो एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है। रिफ्रैक्शन होता क्या है इसमें समझाया गया, लाइट चैप्टर में भी आपने पढ़ा है। आपने लाइट चैप्टर में चीज़ें पढ़ी है कि लाइट रे जो आती है उसके साथ तीन चीज़ें होती हैं, या तो वो रिफ्लेक्ट होती हैं, या फिर वो एब्जॉर्ब होते हैं, या फिर वो रिफ्रैक्ट होती हैं। तो अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो वहाँ पर रिफ्रैक्ट होंगी, यही पे दिया हुआ है, सिर्फ बाउंस बैक नहीं होती हैं। रिफ्रैक्शन में जो है लाइट रे अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देती हैं, टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे द नॉर्मल, डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो रिफ्रैक्शन होता क्यों है, जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट रे ट्रैवल करती है तो रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर, अकॉर्डिंग टू द मीडियम जो है ये बेंड हो जाती है, क्योंकि हर एक मीडियम की अपनी खुद की डेंसिटी होती है, डिफ़र करती है डेंसिटी, मतलब पार्टिकल कितना डेंस है। जैसे एग्जांपल के लिए हम पेंसिल की बात करें, जो पेंसिल अगर वाटर में इमर्ज होता है तो ये हमें बेंट दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि वहाँ से टूटा हुआ है, और ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, लेकिन दो मीडियम होते हैं, दो अलग अलग मीडियम, इसके कारण दिखता है। अगर आप देख लीजिए इसमें दिखाया गया, अगर आप एक खाली जो है ग्लास लेते हैं और उसमें पेंसिल रख देते हैं तो पेंसिल आपको ऐसे स्ट्रेट दिखाई देगा, और उसी ग्लास में जैसे ही आप वाटर फिल कर दोगे, जैसे ये ग्लास है, जैसे उसमें आपने यहाँ तक कि वाटर फिल कर दिया, ठीक, वाटर फिल करने के बाद में एक आपने ग्लास लिया खाली था और एक ग्लास जिसमें हमने वाटर फिल कर दिया, तो इसमें तो स्ट्रेट आपको पेंसिल दिखाई देगी, लेकिन दूसरे ग्लास में जब आप पेंसिल रखोगे तो जहाँ वो पॉइंट जहाँ पर, अब देखिए यहाँ तो वाटर है और जहाँ पे वाटर नहीं है वहाँ पे क्या होगा, ग्लास में एयर होगा, और इसमें तो पूरे में एयर ही है, तो ऊपर से नीचे तक एक ही मीडियम है, इसलिए पेंसिल सीधी दिख रही है। लेकिन यहाँ पर एयर है और नीचे क्या है, वाटर है, तो वो पॉइंट जहाँ एयर और वाटर आपस में मिल रहे हैं उस पॉइंट पर ही लाइट जो होगी वो बेंड हो जाएगी, जिसके कारण आपको बेंडिंग दिखाई देगी। तो ये सारी चीज़ें आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, फिर भी मैं रिकॉल करा दे रही हूँ। यहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइट रे कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट bends and come to form an image in our eyes, hence we look as if it was bent. हमें लगता है कि ये बेंट हो गई, एक्चुअली में होता नहीं है। तो जो इनकमिंग रे है वो रिफ्रैक्ट होती हैं, देन कर्व होती हैं नॉर्मल की तरफ, और फिर ट्रांसमिटेड थ्रू प्रिज्म। तो ये चीज़ें जो है ये नीचे इस फिगर में दिखाया गया है, देख लीजिए। जो आपका प्रिज्म होता है तो प्रिज्म का ये एंगल तो कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये जो टिप होता है इसी को हम एपेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम दो नॉर्मल बना लेंगे, एक तो नॉर्मल वन ये है, परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करते हैं हम, जो दो पॉइंट होते हैं ना, जैसे यहाँ भी एयर है, ये तो ग्लास है और यहाँ पर एयर है, ठीक। तो क्या होगा कि जहाँ पर दो सरफेस आपस में मिलते हैं वहाँ नॉर्मल ड्रॉ, तो एक नॉर्मल 1 हो गया और एक ये नॉर्मल 2 हो गया, ठीक। तो आगे की फिगर में यही दिया गया है। आगे कह रहे हैं कि जो रेयर मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और जो डेंसर मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। अगर कोई भी लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर की तरफ मूव कर रही है, हम आपको लाइट चैप्टर का सब रिकॉल करा रहे हैं, अगर कोई भी लाइट जो है वो डेंसर टू रेयरर अगर मूव कर रही है तो क्या होगा, और अगर जो है रेयरर टू डेंसर मूव कर रही है तो क्या होगा। तो आपने पढ़ा था, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपको, अगर मोर डेंस से लेस डेंस की तरफ मूव कर रही है, जैसे वाटर से एयर की तरफ बात करें, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो बेंड होगी। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो है एयर दिया हुआ है और यहाँ पर ग्लास दिया गया है। अब ग्लास क्या है, डेंसर है, एयर क्या है, रेयरर है, उसके कंपेरिजन में दोनों ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है।
तो डेंसर टू रेयरर अगर जा रही है तो डेंस से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल है और इससे अवे चला जाएगा। भाई कोई धीरे धीरे चल रहा और अचानक से बहुत कम पार्टिकल जहाँ मिलेंगे वहाँ तेज़ी से भागेगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये सारी चीज़ें लाइट चैप्टर में आप लोग को समझा चुके हैं। अगर आपको नहीं याद है तो नहीं तैयार है तो आप जो है पुराना लाइट वाला वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। अगर सेम यही केस होता है, अगर कोई लाइट रे जो है वो रेयरर टू डेंसर की तरफ जाता है तो एयर आपका रेयरर मीडियम है, ग्लास आपका डेंसर है। तो रेयरर में पार्टिकल्स जो होंगे वो दूर दूर होंगे, डेंसर में पार्टिकल्स डेंस होंगे, घने घने होंगे। अब पार्टिकल बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं तो अचानक से बहुत सारे पार्टिकल मिल जाएंगे तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी और ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। तो जब रेयरर टू डेंसर जाते हैं तो टूवर्ड्स द नॉर्मल होता है और जब डेंसर टू रेयरर जाते हैं तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है। ये चीज़ें आपको बताया है, लाइट रे बेंड होती है, रिकॉल करा दिया आपको। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म हमें समझना है, सारी चीज़ें आपको रिकॉल करा दी है। इसमें क्या होगा आपको मालूम है कि ये जो है आपको एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल दिखाया गया है, ये एपेक्स है प्रिज्म का। इसको नाम आपने दे दिया ABC करके नेमिंग कर दी आपने, N1 ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल 1 है आपका और ये नॉर्मल 2 है। ठीक, यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है नॉर्मल 1 है, ये नॉर्मल 2 है। तो जो आपका नॉर्मल 1 है उसकी आपने नेमिंग कर दी है, नॉर्मल 1 की नेमिंग आपने N डैश से कर दी है और नॉर्मल 2 की नेमिंग आपने M डैश से कर दी। नेमिंग करना आपको पढ़ाया गया है मैथ में, आप ये कंस्ट्रक्शन में करते हो सब। तो करना क्या है आपको कि आप करोगे क्या कि कोई लाइट रे है, मान लीजिए यहाँ से आ रही PQ नाम की लाइट रे है, यहाँ पे देखिए नाम दे दिया गया है। तो जो लाइट इंसिडेंट होती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। तो ये PE नाम की लाइट रे है, ये इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट रे जैसे ही नॉर्मल से जाएगी, अब यहाँ तो एयर है, ये आपका ग्लास है और ये क्या है, एयर है। एयर क्या होता है, रेयरर होता है, ग्लास क्या होता है, डेंसर होता है और एयर फिर से क्या होता है, रेयरर होता है। ये दिमाग में आपके क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो रेयर से डेंसर, ग्लास की तरफ ये रे जा रही है तो रेयर से डेंसर जाएगी तो क्या होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसीलिए ये नॉर्मल की तरफ लाइट रे बेंड हो गई है। अब एयर से फिर ग्लास में है डेंसर और फिर से एयर में जा रही मतलब रेयरर की तरफ। तो डेंसर से रेयरर जा रही है तो किधर जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये नॉर्मल आपकी है और नॉर्मल से ये अवे जो है ये निकल जाएगी। ठीक, तो ये तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये देखिए PE आपका इंसिडेंट रे था, ठीक। उसके बाद EF जो रिफ्रैक्ट हुआ था वो था आपका E और F, और उसके बाद में जो बाहर निकलता है इमर्ज होता है FS। तो F और S ये इमर्ज हुई है, ये लाइट रे है। आपको ये भी मालूम पड़ गया कि ऐसा क्यों हुआ है। इंसिडेंट रे था, ये आपका रेयरर था ग्लास, ये डेंसर रेयरर था एयर और ग्लास डेंसर था और फिर से एयर रेयरर था। तो रेयरर से डेंसर जब गया तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुआ और फिर जब डेंसर टू रेयरर गया तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुआ। तो तब तो ऐसी इमेज बन गई। उसके बाद क्या होता है बच्चों, आपने रेक्टेंगुलर ग्लास लैब में पढ़ा था, इस तरीके से कुछ डॉटेड लाइन ऐसे करके ड्रॉ करके बना हुआ था। इंसिडेंट रे आती है और बेंड होती है और फिर ऐसे बेंड निकल जाती है। तो ये चीज़ें पढ़ी थी। तो आपने ये पढ़ा था कि अगर ये बीच में ग्लास नहीं होता तो जो इंसिडेंट रे होती है वो ऐसे सीधे निकल जाती है, और अगर सीधे निकल जाती तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे आपस में क्या होते, पैरेलल होते हैं, जिसको आपने लेटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से पढ़ा था। सेम के ये ऐसा पैरेलल तब ये होती क्योंकि आपको मालूम है कि ये दो सरफेसेस भी क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं। लेकिन हम इस ग्लास प्रिज्म की बात करते हैं जिसके लेटरल सरफेसेस आपस में पैरेलल नहीं है, और आपस में पैरेलल नहीं है तो इसमें हम जब वो केस सपोज करते हैं कि अगर इंसिडेंट रे, अगर ये ग्लास प्रिज्म नहीं होता और इंसिडेंट रे सीधा निकल जाता, तो ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, ये यही दिखाया गया है कि अगर इंसिडेंट रे जो है ये सीधी निकल जाती तो इसी को आगे नाम दे दिया गया है, GH करके नाम दे दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है। अगर ये इस तरीके से सीधा निकल जाता और जो ये आपका इमर्जेंट रे था इसको भी बैग में पीछे की तरफ लाते हैं, तो जो हम इमेजिन कर रहे हैं उसे डॉटेड से बनाते हैं, आप लोगों को बताया है। तो इसे भी हमने आगे की तरफ बढ़ाया। तो ये इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो पॉइंट आपका कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, तो इस केस में आपका इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे आपको दिख रहा होगा, दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, ना कि पैरेलल हैं। हमने ग्लास लैब में पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, अगर आपको याद आ रहा होगा, उसमें हमने ये नॉर्मल था आपका इस तरीके से,
तो ऐसे आ करके आपका, और अगर ये पैरेलल सीधे निकाल देते थे तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल था, लेकिन इस केस में इंसिडेंट रे और आपका इमर्जेंट रे आपस में पैरेलल ना होकर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, और जिस पॉइंट पे कट करते हैं एक नया एंगल बनता है, उसे कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब कितने एंगल से डेविएट हो रहा है, बेंड हो रहा है, ठीक। और इसे हमेशा कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से शो करते हैं। नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं। और आपको मालूम है कि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है एक दूसरे के कट करने से, वो एंगल ऑफ डेविएशन, और इसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। तो यही यहाँ पर दिया हुआ है कि हम यहाँ देख सकते हैं कि रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द फर्स्ट सरफेस ए बी, द लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन हैज़ बेन टूवर्ड्स द नॉर्मल एट द सेकेंड सरफेस ए सी, जो नेमिंग हमने की है। द लाइट रे हैज़ एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर, हैज़ इट्स बैंक अवे फ्रॉम द नॉर्मल। The peculiar shape of prism makes the emergent ray bend at an angle to the direction of the incident ray. This angle is called the angle of deviation, और जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ये देखिए दिया हुआ है, इसका जो ये एक अपना अलग शेप है, इसके कारण ही ये एंगल ऑफ डेविएशन बनता है। डिफरेंस क्या होता है ग्लास प्रिज्म और ग्लास स्लैब के रिफ्रैक्शन में, तो आपको ये चीज़ मालूम पड़ गई है कि ग्लास स्लैब जो होता है उसके लेटरल सर्फेसेस जो होते हैं रेक्टेंगुलर, वो पैरेलल होते हैं, इसीलिए इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में क्या होते हैं, वो भी पैरेलल होते हैं। जबकि प्रिज्म की अगर बात करें तो इंसिडेंट रे जो है वो इमर्जेंट रे के साथ में एक नया एंगल बनाता है, जिसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, और वो आपस में पैरेलल कभी नहीं होते हैं। तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा बच्चों, आशा है आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, रेनबो फॉर्मेशन पढ़ेंगे, और कुछ और नई नई जो है साइंस के एक्टिविटीज़ को देखेंगे, साइंस के फ़न को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।